Hi guys, welcome to Unacademy LAW. My name is Neha Singh and I'm your educator for CLAT and other law entrance examinations. आज का हमारा topic of discussion है restitution of conjugal rights. Restitution of conjugal rights under Muslim laws. So this is what we are going to discuss आज, restitution of conjugal rights under Muslim laws. इसके पहले if you guys remember or if you guys have been following my sessions, तो हमने हिंदू लॉज के अंदर भी restitution of conjugal rights का concept पढ़ा था और आज के सेशन में हम मुस्लिम लॉज के अंदर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. ये हमारा 6th सेशन है अंडर मुस्लिम लॉज. और इफ यू गाइज वांट टू चेक आउट पहले के हमने जो भी सेशंस किए हैं फैमिली लॉ के ऊपर, तो देयर इज अ प्लेलिस्ट इन प्लेस. एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे के सारे हिंदू लॉज के ऊपर जो हमने डिस्कशन किया है और मुस्लिम लॉज के भी ऊपर जो हमने बाय फार जो भी डिस्कशन किया है वो सबका सब मेंशन्ड है. ठीक है, सो आई होप दैट आई एम क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल. ठीक है, so before beginning with our discussion, I'll just take a moment and introduce myself for people who don't know me or who have joined my session for the first time. मेरा नाम नेहा सिंह है. मैंने अपना LLM किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से 2020 में. मैंने अपना BLLB किया है यूपीएस देहरादून से 2019 में. I was awarded with the Harding International Legal Scholarship for my LLM in UK. I'm a registered advocate with the Bar Council of India. मेरे पास teaching और mentoring experience है for about 4 years. So without further ado, let's start with our discussion on restitution of conjugal rights as given in Muslim laws. Good afternoon all of you. अच्छा, before we begin, एक बार please मुझे बता दो if I'm clearly visible and audible. Because अभी we had started this session at 12, but वहाँ उस सेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम था और इसलिए हमें ये सेशन रीस्टार्ट करना पड़ा है. So just let me know if I'm clearly visible and audible and then we can begin with our discussion. Yes? Am I clearly visible and audible, guys? Okay, चलिए. So we will begin with our discussion on restitution of conjugal rights. सबसे पहले let's understand what is the meaning of the term restitution and what is the meaning of the term conjugal rights. ठीक है, restitution का क्या मतलब होता है, conjugal rights का क्या मतलब होता है. ये basically Muslim laws में it's one of the remedies available. ठीक है, so restitution of conjugal rights, रेस्टिट्यूशन का लिटरल मतलब होता है द रेस्टोरेशन ऑफ समथिंग लॉस्ट और स्टोलन टू इट्स प्रॉपर ओनर. यानी अगर कुछ खो गया है, कुछ चोरी हो गया है, तो उसको वापस उसके ओनर को रिस्टोर करना रेस्टिट्यूशन इज. या फिर अगर किसी को किसी तरह की इंजरी या लॉस हुई है उसके लिए उसको कॉम्पनसेट करना. ठीक है, सो रेस्टिट्यूशन का लिटरल मतलब ये होता है. कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं, तो इन अ मैरिज कॉन्जुगल राइट्स आर बेसिकली द राइट्स जो कि दोनों स्पाउसेस के पास होते हैं एक दूसरे को लेकर के. राइट्स सच एज व्हाट, right to live together, right to have sexual relations, right to be a part of each other's society. ठीक है, so these rights are called conjugal rights. ठीक है, so restitution of conjugal rights ये है कि जब मान के चलो कोई भी स्पाउस, चाहे हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से कोई भी अगर दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ कर जाता है बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के, बिना किसी रीजनेबल कारण के, तो इन दैट केस क्या है कि जो अग्रीव्ड पार्टी है या जो अग्रीव्ड स्पाउस है वो कोर्ट में जाकर के पेटिशन फाइल कर सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए कि भाई प्लीज ग्रांट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अगेंस्ट जो भी स्पाउस जो भी चला गया है बिना रीजनेबल एक्सक्यूज के. और कोर्ट फिर ये ऑर्डर देगी एंड दैट ऑर्डर देगी उस स्पाउस को कि भाई come and restore the conjugal rights that you owe to your partner. ठीक है, so this is basically restitution of conjugal rights and this is what restitution का मतलब होता है अलग से और conjugal rights का मतलब होता है अलग से, and this is what basically restitution of conjugal rights mean in totality. समझ में आ रहा है यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस? एक बार प्लीज थम्स अप देके बता दो इफ दिस इज क्लियर. कोई कंफ्यूजन हो रही है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, जस्ट शूट, जस्ट आस्क. हाय आकांक्षा, गुड आफ्टरनून.
Okay, so restitution of conjugal rights. Restitution is of conjugal right. ये क्या है? It is one of the reliefs that is provided to the spouses who are in agony in the institution of marriage. Agony किस तरह की agony? जो spouse हैं उनका उनका जो पार्टनर है, उनका जो स्पाउस है, वो उनको छोड़ के चला गया है बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के, ठीक है। सो ये उनको एक रिलीफ या रेमेडी जो है प्रोवाइड होती है। जो भी अग्रीव्ड स्पाउस हैं उनको ये रिलीफ या रेमेडी प्रोवाइड होती है, सो दैट they can they can save their institution of marriage and they can continue with their institution of marriage peacefully, ठीक है। So Akansha, no, you're not late at all, we have just started the session, so don't worry, ठीक है। सो एनी ऑफ देम, जब दोनों में से कोई भी दे फेल टू फुलफिल सच ऑब्लिगेशन और डेलिबरेटली अवॉइड सच ऑब्लिगेशन, ठीक है। सो मान के चलो वही, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर हस्बैंड बिना किसी एक्सक्यूज के छोड़ के चला जाता है तो वाइफ रेस्टिट्यूशन के लिए फाइल कर सकती है। अगर वाइफ छोड़ के चली जाती है तो हस्बैंड रेस्टिट्यूशन के लिए फाइल कर सकता है, ठीक है। सो व्हेन एनी ऑफ देम दे फेल टू फुलफिल जो ऑब्लिगेशन वो एक दूसरे को ओ करते हैं इन अ मैरिजल रिलेशनशिप, या डेलिबरेटली जानबूझ के अवॉइड करते हैं, बिना किसी रीजन के जानबूझ के अवॉइड करते हैं साथ में रहना और जो भी ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस वो एक दूसरे को ओ करते हैं, ठीक है। सो अगर वो जानबूझ के अवॉइड करते हैं तो इन दैट केस जो दूसरी पार्टी है, जो भी अग्रीव पार्टी है, वो कोर्ट में जा सकती है। Restitution of conjugal right is also known as right to stay together, ठीक है। राइट टू कोहैबिट या राइट टू स्टे टुगेदर, राइट टू बी अ पार्ट ऑफ योर पार्टनर्स और योर स्पाउसेस सोसाइटी, ठीक है। सो मुस्लिम लॉ में इफ द हस्बैंड आइदर डिजर्ट्स द वाइफ or neglects to perform his marital obligation without any proper reason, then the wife can approach the court. अगर husband मान के चलो छोड़ देता है wife को या neglect करता है, जो भी उनके marital obligations हैं उनको neglect करता है, तो wife कोर्ट में जा सकती है। Similarly, husband भी कोर्ट में जा सकते हैं for restitution of conjugal rights, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है गाइस? Is everything clear to you guys so far? बहुत बेसिक, बहुत इंट्रोडक्टरी डिस्कशन कर रहे हैं हम अभी तक, बट जस्ट लेट मी नो इफ यू आर फॉलोइंग यहां तक, सो दैट आगे जब हम बढ़े तो वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, राइट? ठीक है, अच्छा। सो अब कुछ केसेस देखते हैं, ठीक है। देयर इज वन केस, जानी एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद खान। ये 1970 का केस है, 1970 का केस है। इस केस में द कोर्ट हेल्ड that a husband is entitled to a decree for restitution of conjugal rights if the wife has refused to live with him. इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, जानी एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद खान में, इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि हस्बैंड जो है वो एंटाइटल्ड है टू अ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अगर उसकी वाइफ उसके साथ रहने से मना कर देती है। इफ अ पर्सन वांट्स टू फाइल अ सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, आइदर द स्पाउस हैज विथड्रॉन from him or her withdrawn himself or herself from the society of other without any reason. तो ये कारण होता है, हमेशा यही कारण होता है कि बिना किसी रीजन के जो पार्टनर है उसने सामने वाले की सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है, वो सामने वाले के साथ रहने से मना कर रहा है, ठीक है, अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने से रिफ्यूज कर रहा है। इन दैट केस जो अग्रीव पार्टी होती है उसके पास ये राइट होता है कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का सूट फाइल कर सकते हैं, एंड कोर्ट जो है उनको ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट ग्रांट करेगा, ठीक है। ऑल्सो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने हिंदू लॉज में भी देखा था, हिंदू लॉज में भी जब हमने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स देखा था तो वी सॉ कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट talks about restitution of conjugal rights, ठीक है। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट talks about restitution of conjugal rights, जिसमें यही बात कही गई थी कि दोनों में से आइदर वाइफ और हस्बैंड, दोनों में से कोई भी स्पाउस अगर सामने वाली की सोसाइटी से विड्रॉ कर जाता है बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के, तो जो भी अग्रीव पार्टी है वो कोर्ट अप्रोच कर सकती है और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का डिग्री ले सकती है। और कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि कोई अदर ग्राउंड नहीं है रिफ्यूज करने का, तो कोर्ट ये डिग्री ग्रांट कर देता है, ठीक है। तो अब हमने देखा था कि फिर रीजनेबल एक्सक्यूज क्या है, मतलब अगर रीजन तो है कि अगर बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के सामने वाले ने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, तो कोर्ट ऑल्सो हैज टू इंटरप्रेट कि भाई तो रीजनेबल एक्सक्यूज क्या होगा। तो रीजनेबल एक्सक्यूज के बारे में कोर्ट ने डिसीजंस में ये कहा था कि ऐसे कोई भी ग्राउंड्स जिसपे सपोज जो कि डिवोर्स के अंदर नहीं आते,
ठीक है, जो कि इतने बड़े ग्राउंड्स नहीं है कि डिवोर्स के अंदर आएंगे, लेकिन इतने छोटे ग्राउंड्स भी नहीं है कि मतलब उनको नजरअंदाज करके इंसान होता है ना एक नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करे। तो इस तरह के ग्राउंड्स, अगर ऐसा कोई रीजन होगा स्पाउस का विड्रॉ करने का फ्रॉम द अदर पर्सन सोसाइटी, तो कोर्ट विल ग्रांट विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, और फिर अग्रीव्ड पार्टी जो भी है उसको रिफ्यूज कर सकता है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का ऑर्डर। ठीक है, सो ये हिंदू लॉज में, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से कोर्ट का इंटरप्रिटेशन था। सिमिलरली मुस्लिम लॉज में भी कुछ ऐसे डिफेंसेस हैं, या कुछ ऐसे, हाँ कुछ ऐसे डिफेंसेस हैं जो कि स्पाउस के पास हैं, अगर अगर सपोज उसने that person has withdrawn from the other person's society, और अगर उसके अगेंस्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का सूट अगर फाइल किया जाता है, तो कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं या कुछ ऐसे डिफेंसेस हैं जो कि ये स्पाउस ले सकता है कि भाई ये मेरा रीजन है कि इसलिए मैंने विड्रॉ किया है, एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू लिव विद माय पार्टनर, या जो भी। ठीक है, सो ये सारे ग्राउंड्स अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली दिस वाज अ केस जानी एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद खान, जिसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि हस्बैंड के पास एंटाइटलमेंट है डिक्री का फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, अगर उसकी वाइफ उससे उसके साथ रहने से मना कर देती है, और किसी के भी पास है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों के पास ये राइट है। उसके बाद देयर इज अनदर केस ऑफ मुंशी बजलूर वर्सेस मोहम्मद खान। इस केस में the court held that if a wife without lawful causes ceases to cohabit with her husband, he may sue the wife for restitution of conjugal rights। सिर्फ वही चीज जो यहाँ पे कही गई थी, वही चीज यहाँ पे भी रिटरेट की गई थी, या वही चीज इसमें भी कही गई है कि अगर वाइफ बिना किसी लॉफुल कॉज के हस्बैंड के साथ रहने से मना कर देती है या छोड़ देती है हस्बैंड के साथ रहना, तो उसका जो हस्बैंड है वो उसको सू कर सकता है फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, अब लेट्स लुक एट सम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ये एसेंशियल एलिमेंट्स हमने हिंदू लॉ में भी देखे थे। व्हाट आर सम ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स? पहली चीज तो वैलिड मैरिज होनी चाहिए पार्टीज के बीच में, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, कि शादी वैलिड होगी तभी आपका कोई राइट होगा, तभी आपका कोई एंटाइटलमेंट होगा कि आप हक मांग सको कि भाई ये मेरा पार्टनर है और ये मेरे साथ रहने से मना कर रहा है। सो योर मैरिज हैज टू बी वैलिड फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज कि जो पार्टनर है उसने आपकी सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है। तीसरी चीज, उसने विड्रॉ कर लिया है बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के। और चौथी चीज, कोर्ट मस्ट satisfy the truth of the statement that no legal ground exists for refusing the decree। कोर्ट को ये satisfied होना जरूरी है कि कोई और लीगल ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पे वो ये डिक्री रिफ्यूज कर सके। जैसे मान के चलो कि जैसे मान के चलो कि वाइफ जो है वो छोड़ के चली गई है, हस्बैंड ने सूट फाइल कर दिया रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए उसने सूट फाइल कर दिया। अब कोर्ट के पास जब ये सारी बात गई तो कोर्ट ने देखा कि हाँ मतलब ये बिना किसी रीजन के चली गई है, तब तो इसको ग्रांट कर दिया जाएगा। लेकिन मान के चलो कोर्ट को ऐसा पता चलता है कि हस्बैंड जो है वो इसके साथ क्रूल्टी कर रहा था, ये बहुत ज्यादा परेशान थी, रोज के झगड़े होते थे, बहुत क्रूल्टी कर रहा था उसके ऊपर, तो कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकता है ऑब्वियसली। ठीक है, कोर्ट जो है इन दैट केस रिफ्यूज भी कर सकता है हस्बैंड को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री। ठीक है, सो द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड अबाउट द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट कि कोई भी लीगल ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता फॉर रिफ्यूजिंग द डिग्री। तो ये 1 2 3 4 ये चार एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इज दिस क्लियर गाइस? हाय, गुड आफ्टरनून तस्नीम। नहीं नहीं, विड्रॉइंग फ्रॉम सोसाइटी का मतलब चेंजिंग ऑफ रिलीजन नहीं, मतलब कि छोड़ के चले जाना, साथ में नहीं रहना। बिना किसी रीजन के छोड़ के चले जाना। ठीक है, ठीक है, यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? इज एवरीथिंग क्लियर बाय फार? एक बार प्लीज थम्स अप देके बता दो इफ दिस इज क्लियर। नहीं समझ में आ रहा है? हाय, हाय राफत, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग। तस्नीम को समझ नहीं आ रहा। तस्नीम आप अभी आए हो? अच्छा देखो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बेसिकली क्या है? रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि रिस्टोर करना। कॉन्जुगल राइट्स का क्या मतलब है कि जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं एक दूसरे को लेकर के, ठीक है, कि साथ में रहना, सेक्सुअल रिलेशंस, एक दूसरे के
की सोसाइटी में पार्ट लेना, ठीक है। सो ये कुछ कॉन्जुगल राइट्स होते हैं जो हस्बैंड और वाइफ ओ करते हैं एक दूसरे को। तो अगर कोई भी, चाहे हस्बैंड या वाइफ, अपने इन 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 ऑब्लिगेशंस से या अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने से रिफ्यूज कर दे, साथ रहने से मना कर दे, अगर हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ का ध्यान ना रखे, या फिर बस उसको छोड़ दे, या वाइफ है वो छोड़ के चली गई है, आइदर पार्टी, ठीक है, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी रीजन के, अगर वो सामने वाले की सोसाइटी से विड्रॉ कर जाते हैं, अगर वो सामने वाले की सोसाइटी से विड्रॉ कर जाते हैं, तो इन दैट केस क्या होता है कि इन दैट केस जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई माय पार्टनर हैज रिफ्यूज्ड टू लिव विथ मी विदाउट एनी एक्सक्यूज, तो प्लीज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री ग्रांट करो सो दैट दे कैन कम बैक एंड लिव विथ मी। ठीक है, it's not Rafat, it's Rafat. Okay, okay. Thank you for explaining that. ठीक है, um तो ये जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कि सबसे पहले तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो शादी है वो वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, वैलिड, और शादी ही वैलिड नहीं होगी, शादी ही इरेगुलर होगी या वॉइड होगी, तब क्या ही राइट किसी भी पार्टी का एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो पहली चीज तो ये है कि शादी वैलिड होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि वन शुड विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अनदर। तीसरी चीज कि ये जो विड्रॉल है ये बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के होना चाहिए। और चौथी चीज कि कोर्ट मस्ट बी सैटिस्फाइड अबाउट द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, कि कोई लीगल ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता फॉर रिफ्यूजिंग द डिक्री। ठीक है, अब जैसे मान के चलो, यहां मैंने वही एग्जांपल दिया कि हस्बैंड ने सब वाइफ छोड़ के चली गई है, हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए फाइल कर दिया कोर्ट में, तो कोर्ट देखेगा कि अच्छा बिना किसी रीजन के छोड़ के चली गई है, तो इसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ग्रांट कर देगा। ठीक है, कि ठीक है, योर वाइफ हैज टू कम एंड हैज टू कम बैक एंड लिव विथ यू। लेकिन मान के चलो कोर्ट को ऐसा लगता है कि वाइफ इसलिए छोड़ के चली गई है क्योंकि हस्बैंड उसके ऊपर क्रूरटी कर रहा था, इन दैट केस कोर्ट कैन ऑल्सो रिफ्यूज टू ग्रांट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, सो कोर्ट मस्ट बी सैटिस्फाइड कि कोई और लीगल ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता फॉर रिफ्यूजिंग द डिक्री। ठीक है, अभी अभी सबको क्लियर है? अभी यहां तक सबको क्लियर है? एक बार प्लीज थम्स अप देके बता दो इफ दिस इज क्लियर। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो when without any lawful cause, जब बिना किसी lawful cause के it is refused by the wife to live with her husband, he can sue for the restitution of conjugal rights, and similarly the wife has the right to demand for fulfillment of marital duties by the husband। ये यही चीज बार बार रिपीट हो रही है कि या तो हस्बैंड या फिर वाइफ, दोनों में से कोई भी अगर अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने से मना कर देते हैं, एक दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ कर जाते हैं बिना किसी लॉफुल कॉज के, बिना किसी लॉफुल कॉज के, तो दोनों के पास ये राइट है कि वो सू कर सकते हैं, वो केस कर सकते हैं फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट राइट है। राइट, ये पहले भी हमने इस पॉइंट में भी देखा कि कोर्ट को अगर लगता है कि कोई लीगल ग्राउंड एग्जिस्ट करता है टू रिफ्यूज दिस डिक्री, तो वो रिफ्यूज भी कर सकती है ये डिक्री। राइट, तो ये किसी भी स्पाउस का एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और सू का मतलब उस केस कर देना उसके ऊपर। ठीक है, ऋषभ मैम प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। व्हाट इज योर क्वेश्चन ऋषभ? 2023 एस्पिरेंट हूँ, आपने यूट्यूब पे पढ़ाया है वो एनफ है। हाँ ऋषभ, जो भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है पूरा पूरा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो सब बिल्कुल बिल्कुल एनफ है। ठीक है, um,
हाँ, सो ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है. एज द मुस्लिम husband being the dominant one in matrimonial matters, and as the Quran enjoins the husband to retain his wife with kindness or dismiss her with kindness, the court inclines in support of the wife and necessitates strict proof of all the allegations that are necessary for matrimonial relief. So having said that कि ये right है restitution of conjugal right का वगैरह वगैरह, ये absolute right नहीं है. और ऐसा मतलब अगर हम सोसाइटल ग्राउंड्स पे देखें, वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, सो अगर हम सोसाइटल ग्राउंड्स पे देखें तो ऐसा देखा जाता है, माना जाता है कि जो हस्बैंड है वो ही इज द डोमिनेंट वन इन मैट्रिमोनियल मैटर्स. ठीक है, सो जनरली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये हर केस में होता है, बट जनरली ये है कि जो हस्बैंड है वो डोमिनेंट वन माना जाता है मैट्रिमोनियल मैटर्स में. और कुरान में ये लिखा है अबाउट मैट्रिमोनियल मैटर्स की you have to keep your wife with yourself with kindness. And also matrimonial मतलब शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड जितने भी सॉरी मैं शादी क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे, मैरिज से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उस केस में कुरान में भी ये है कि यू हैव टू कीप योर वाइफ विथ योर सेल्फ विथ काइंडनेस, और अगर नहीं रखना साथ में तो भी डिसमिस हर विथ काइंडनेस. ठीक है, तो तलाक को लेकर के भी बहुत क्लियरली प्रोविजंस मेंशन्ड है. ठीक है, सो ये चूंकि इस प्रिंसिपल पे इस्लामिक लॉ काम करता है, इसीलिए कोर्ट जो है इट इज इंक्लाइंड इन सपोर्ट ऑफ द वाइफ. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वाइफ has matlab solid reasons, she had proper reasons to not live with her husband, in that case court jo hai wo incline kar jata hai in support of the wife, and in that case court will refuse to grant restitution of conjugal rights ki decree to the husband. ठीक है, ठीक है. एंड ऑल्सो अगर हस्बैंड मांग रहे हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री, अगर वो कोर्ट से लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट जो है वो उनसे स्ट्रिक्ट प्रूफ मांगेगा. अगर सपोज वाइफ ने कुछ एलिगेशंस लगा दिए, ठीक है, एलिगेशंस इन द सेंस बोल दिया कि उनके हस्बैंड उनके साथ क्रूल्टी करते थे, या फिर उनके हस्बैंड जो है वो अडल्ट्री कर रहे हैं, या व्हाट्सएवर रीजन, बहुत सारे रीजंस हैं जो हम अभी देखेंगे आगे. अगर वाइफ ने कुछ रीजन दे दिया कि फॉर सो एंड सो रीजन वो नहीं रह रही अपने हस्बैंड के साथ, तो इन दैट केस जो हस्बैंड है उनको उनके ऊपर उनको स्ट्रिक्ट प्रूफ देना पड़ेगा, जो भी एलिगेशंस है उनके अगेंस्ट वो सही नहीं है, तभी जाकर के कोर्ट उनको ग्रांट करेगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, और नहीं तो फिर वो रिफ्यूज कर सकता है. ठीक है, समझ में आया? इज दिस क्लियर गाइस? एक बार प्लीज थम्स अप देके बता दो इफ दिस इज क्लियर. ओके, ग्रेट. ठीक है, सो तो जैसे मैंने बोला कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को रिफ्यूज भी किया जा सकता है. तो कब कब रिफ्यूज किया जा सकता है? जैसे अगर मान के चलो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का पेटिशन फाइल किया, मान के चलो हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का पेटिशन फाइल किया, तो उसके बाद जो वाइफ है उसके पास कुछ डिफेंसेस होंगे. शी हैज सम डिफेंसेस. अगर वो डिफेंसेस प्रूव हो जाते हैं तो शी कैन तो जो कोर्ट है वो रिफ्यूज कर देगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के पेटिशन को. ठीक है, so defenses for a petition of restitution of conjugal rights could be the grounds of void and irregular marriages and other provisions under the Dissolution of Muslim Marriage Act of 1939. So defenses for a petition for restitution of conjugal rights, क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं? तो शादी जो है वो वॉइड है, शादी इरेगुलर है. ठीक है, दीज आर सम डिफेंसेस जिनके बेसिस पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के पेटिशन को रिफ्यूज किया जा सकता है. और कुछ और प्रोविजंस हैं जो कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 में मेंशन्ड है. ठीक है, वो क्या प्रोविजंस हैं? जैसे कि क्रूरल्टी, जैसे कि अडल्ट्री, जैसे कि सपोज कि जो हस्बैंड है उसको उनकी सोसाइटी से आउटकास्ट कर दिया गया है. ठीक है, सो दीज आर सम मोर डिफेंसेस व्हिच आर अवेलेबल टू द वाइफ, वे इफ शी गिव्स दीज रीजंस, तो जो हस्बैंड है उनको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का जो पेटिशन है वो रिफ्यूज किया जा सकता है. ठीक है,
So the suit for restitution of conjugal rights fails when the marriage has been avoided in the exercise of option of puberty under section 27 of the Dissolution of Marriage Act of 1939. So again, puberty is one of, हमने जब capacity पढ़ा था, हमने जब मुस्लिम मैरिज के अंदर capacity to marry पढ़ा था, तो we saw कि puberty is one basically प्यूबर्टी इज वन ग्राउंड जो कि फुलफिल होना चाहिए, और दूसरी चीज होती है साउंड माइंड. ठीक है, साउंड माइंड कि दोनों जो पार्टीज हैं दे मस्ट हैव अटेन्ड प्यूबर्टी एंड दे मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, तभी उनके पास कैपेसिटी होगी टू कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज, राइट. सो आइदर अगर मान के चलो प्यूबर्टी अटेन नहीं हुई थी, या शादी वॉइड थी, इरेगुलर थी, ये सारे के सारे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को रिफ्यूज किया जा सकता है. ठीक है. So also controlled polygamy is allowed. So जैसे जब हिंदू लॉज में अगर हम देखें तो बाइगमी कैन बी अ वेरी वेरी बिग रीजन जिसकी वजह से मे बी वाइफ जो है वो हस्बैंड को छोड़ के चली जाए. ठीक है, लेकिन वी नो कि मुस्लिम्स की जो इस्लामिक लॉ है, सुन्नी लॉ में स्पेसिफिकली पॉलीगमी इज अलाउड. ठीक है, अप टू 4 वाइफ्स जो है अलाउड है. तो अगर वाइफ इस वजह से छोड़ के चली जाती है कि हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, तो वो ग्राउंड नहीं माना जाएगा. ठीक है, उस ग्राउंड पे वो हस्बैंड के साथ रहने से रिफ्यूज नहीं कर सकती. ठीक है, लेकिन अगर वो ये सपोज वो ये कहती है कि सेकंड मैरिज होने के बाद से हस्बैंड या उनकी जो सेकंड वाइफ है वो उनके साथ क्रूरटी कर रही है, तो these are now justifiable grounds of refusing to live with them. ये कौन सी बुक है? तस्नीम, ये कोई बुक नहीं है. दीज आर फ्रॉम डिफरेंट, मतलब बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे सोर्सेज से लिया हुआ है ये. ठीक है, ठीक है. सो अगर मुस्लिम मैरिज में अगर हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी कर लेते हैं, तो दिस इज नॉट अ ग्राउंड जिसकी वजह से जो फर्स्ट वाइफ है वो छोड़ के जा सकती है. लेकिन अगर यही वो प्रूफ कर देती हैं कि सेकंड मैरिज के बाद से हस्बैंड ने उनके साथ क्रूरटी की थी, या जो सेकंड वाइफ है वो उनके साथ क्रूरटी कर रही थी, तो दीज विल अगेन बी जस्टिफाइड ग्राउंड्स टू रिफ्यूज टू लिव विथ द हस्बैंड. ऑलराइट, यहाँ तक सबको क्लियर है गाइस? Yes, according to Muslim personal laws, yes, it is legal. बिकॉज इंडिया में जो इंडियन पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 494 बेसिकली बाइगमी को ऑफेंस मानता है. ठीक है, बाइगमी को ऑफेंस मानता है. लेकिन ये जो बाइगमी का ऑफेंस है ये हर किसी पे एप्लीकेबल है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो मुस्लिम विमेन हो, वो सब पे एप्लीकेबल है, लेकिन मुस्लिम मेन पे एप्लीकेबल नहीं है. सो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन. ऑलराइट, ठीक है. सो along with other instances of cruelty चाहे वो फिजिकल क्रूअल्टी हो, चाहे वो मेंटल क्रूअल्टी हो, दोनों के दोनों आर वैलिड ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल to grant restitution of conjugal rights. ठीक है, if any of these instances of cruelty as laid down in this particular section are proved with section 2 clause 8 of Dissolution of Marriage Act 1939. Hi movies, good afternoon. ठीक है, so if any of those instances of cruelty as laid down in this particular section are provided against the husband, then the relief of restitution of conjugal rights can be denied by the court. ठीक है, so this is again a very very valid reason for refusal to grant restitution of conjugal rights. All right, that's all right movies, कोई बात नहीं, it's okay. So अच्छा, देयर वाज दिस केस ऑफ इटवारी वर्सेस असघारी. ये केस है जिसमें एक मुस्लिम हस्बैंड ने ही हैड फाइल्ड अ रेस्टिट्यूशन पिटिशन अगेंस्ट हिज फर्स्ट वाइफ. इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1959 का केस है, सो ये बहुत बहुत पुराना केस है. इलाहाबाद हाई कोर्ट में हस्बैंड ने फाइल किया था एक रेस्टिट्यूशन पिटिशन, और उसमें ये हेल्ड हुआ था कि इट कैन नॉट फोर्स द वाइफ टू लिव विद द हस्बैंड एंड कैन रिफ्यूज द रिलीफ इफ द कोर्ट फील्स कि कोई रीजनेबल ग्राउंड्स हैं. ठीक है, देयर आर सम रीजनेबल ग्राउंड्स या रीजनेबल रीजन है जिसकी वजह से वाइफ हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हर हस्बैंड. ठीक है, एंड जस्ट टू डू और दैट पासिंग द डिक्री वुड बी इनइक्विटेबल. सो that will be reason enough if the court feels that there are reasonable grounds to refuse the petition, so the court can refuse the petition. ठीक है, some high courts have denied the relief of restitution of conjugal rights on the ground of
considering the above as cruelty by the husband towards the wife. So again, अभी हम क्रूअल्टी वाला जो डिफेंस है ये बार बार आ रहा है, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट वैलिड और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंसेस हैं जो कि वाइफ के पास अवेलेबल होते हैं, वेयर शी कैन से कि शी डज नॉट लिव विद हर हस्बैंड बिकॉज the husband has been cruel to him, to her, or the family of her husband has been cruel to her, या फिर दूसरी शादी करने के बाद जो दूसरी वाइफ है वो उसके साथ क्रूल्टी कर रही है. सो क्रूल्टी जो है ये बहुत बहुत बड़ा ग्राउंड है. रेस्टिट्यूशन बता दो फिर से. रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोर करना, ठीक है. लिटरल मतलब होता है रेस्टिट्यूशन का रिस्टोर करना, ठीक है. सो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं? जो मैरिटल रिलेशनशिप्स में जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं दोनों पार्टनर्स के एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि साथ में कोहैबिट करने का, सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन करने का, और एक दूसरे की सोसाइटी का पार्ट होने का. तो ये कॉन्जुगल राइट्स अगर दोनों में से कोई भी पार्टनर विड्रॉ कर जाता है या नहीं करता, रिफ्यूज कर देता है अपने कॉन्जुगल राइट्स, सॉरी अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस मेंटेन करने से, तो जो अग्रीव पार्टी है उसके पास ये राइट होता है कि वो कोर्ट अप्रोच कर सकता है कि उनके जो कॉन्जुगल राइट्स हैं उनको रिस्टोर किया जाए. सो दैट इज व्हाट रेस्टिट्यूशन इज, ठीक है. All right, so now we are going to read about some more defenses, but before that guys, let me just take 2-3 minutes of your time and walk you through Unacademy Plus और उसके features. If you haven't yet taken Unacademy Plus का subscription, I highly recommend कि ले लो, क्योंकि आपको options मिलेंगे, जैसे you can raise a hand and talk to your educators in live classes, you get access to unlimited quizzes, you get access to live and recorded sessions, you get the opportunity to learn from the best of educators and NLU alumni, you get access to weekly events, you get access to national mock test and weekly sectional test. अगर आप CLAT 2022 के एस्पिरेंट हैं तो हम आपके लिए 6 महीने का एक बैच लेके आ रहे हैं जो कल से शुरू हो चुका है 1 दिसंबर से, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में 6 महीने का बैच है. इसमें आपको रेज हैंड का फीचर मिलेगा, लाइव वॉइस सॉल्यूशंस मिलेंगे बाय टॉप एजुकेटर्स, 50+ एडिशनल मॉक टेस्ट और वीकली सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 50+ प्रैक्टिस एंड रिविजन सेशंस मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर्स और जीके का कंपेंडियम मिलेगा. इसमें आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाएंगे मिस कृति सिंह, इंग्लिश विल बी टॉट बाय मी, लीगल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस कृति भटनागर, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस ऋचा पांडे, जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे मिस निधि ध्रुव, और स्ट्रैटेजिक डिस्कशन आपके साथ करेंगे मिस पूजा अमन. इस बैच का नाम है इग्नाइट. नेक्स्ट, अगर आप अगेन क्लैट 2023 के एस्पिरेंट हैं तो हम आपके लिए 3 दिसंबर से एक बैच लेके आ रहे हैं. एनएलयू स्टॉलवर्ट्स नाम है इस बैच का, और मेरा कर्सर खो गया है वापस से. हाँ, इस एनएलयू स्टॉलवर्ट्स नाम है इस बैच का. ये 3 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है. हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, 1 साल का बैच ही. इसमें भी आपको सारे फीचर्स मिलेंगे जो हमने अभी जस्ट आपके साथ डिस्कस किए. उसके बाद इसमें जो अनअकैडमी पे टॉप के एजुकेटर्स हैं जो अलग अलग एनएलयूज के एलुमनाई रह चुके हैं, दे आर गोइंग टू टीच यू इन दिस पर्टिकुलर बैच. सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ if you are thinking of taking a plus का subscription, I highly recommend that you join these batches. अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो guys, तो it costs you 1400 rupees per month. 1 साल का सब्सक्रिप्शन costs you 1925 rupees per month. 1 महीने का सब्सक्रिप्शन costs you 4200 rupees per month. So you can pick and choose whatever subscription works best for you. और इन प्राइसेस पे अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, लॉयर अप मेरा कोड है, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा. लॉयर अप मेरा कोड इसलिए because it's inspired by the phrase suit up. When somebody asks you to suit up, what they mean is chalo, get ready, right? So when I say lawyer up, I want you guys to get ready to become lawyers. Next, there is also a live quiz feature jahan pe you can either host a quiz and ask your friends to join, or you can join a live quiz that is scheduled by your educators. Har alternate Saturday ko Unacademy law aptitude test hota hai, ULAT test hota hai. 60 minutes ka test hai, 60 question for 60 marks. Iske alawa weekly T20 tests bhi hote hain jisme har din alag-alag subjects ka test hota hai, and it's a quick 20 minutes revision test for your everyday practice, and this test is open for everyone. Uske alawa there is also a bugs bounty feature jahan pe agar aapko koi bhi inappropriate content dikhta hai kisi bhi video mein, to aap us video ko report kar sakte ho, and if you're the first one to report a particular issue, you can claim your prize that Unacademy has for you. For more details, you can check out the description box below. Lastly, if you want to stay updated about my sessions and my courses and my classes and everything, you can follow me on my Telegram channel, Neha Singh Unacademy Law. That is my Telegram channel, and if you join this, you will stay updated about everything that I am up to next. All right, thank you so much for listening to that. And coming back to our discussion on defenses, क्या defenses available होते हैं जिसके ग्राउंड पे, जिसकी वजह से कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर सकता है टू ग्रांट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. ठीक है, तो क्रूअल्टी हमने पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा. दूसरी चीज है वैलिडिटी ऑफ मैरिज. ऑब्वियसली ये सबसे ऑब्वियसली, अगर शादी ही वैलिड नहीं है तो फिर क्या ही ग्राउंड होंगे फिर, या फिर किस ग्राउंड पे, या मतलब क्या राइट है किसी का कॉन्जुगल राइट्स को क्लेम करने का, राइट? सो देयर हैज टू बी वैलिड मैरिज. वाइफ जो है वो उस सूट को डिफेंड कर सकती है ये बोल के कि देयर इज नो, कि कोई वैलिड मैरिज थी ही नहीं. ठीक है, कोई वैलिड मैरिज थी ही नहीं. जैसे वैलिड मैरिज कब नहीं थी? फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज द वुमन वॉज ऑब्जर्विंग इद्दत,
ठीक है, सपोज वो इद्दत ऑब्जर्व कर रही थी, तो उस टाइम पे वो शादी नहीं कर सकती या कोई उनसे शादी नहीं कर सकता। बट सपोज किसी ने अगर उस टाइम पे शादी कर ली, तो वो शादी क्या होगी, वो वॉइड नहीं होगी, वो शादी इरेगुलर होती है। ठीक है, वो शादी इरेगुलर होती है, बट वैलिड तो नहीं है, राइट, वैलिड तो नहीं है। सो अगर मान के चलो हस्बैंड अप्रोच करता है कोर्ट को और बोलता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ रहने से मना कर रही है, तो वाइफ कैन टेक अ डिफेंस कि हमारी शादी इरेगुलर थी। ठीक है, सो हस्बैंड के पास कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो ये दिस इज वन ग्राउंड और दिस इज वन डिफेंस विच इज अवेलेबल कि वैलिडिटी ऑफ मैरिज, की शादी वैलिड नहीं थी, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं हुए थे शादी के। ठीक है, इसमें एक बहुत लैंडमार्क केस है, बख बीवी वर्सेस क्वेन दिन, क्वेन दिन, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस करेक्टली, बट ये दिस इज अ वेरी लैंडमार्क केस। इसमें अ मुस्लिम हस्बैंड मैरिड मुस्लिम वुमन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, उसने वही इद्दत के टाइम पे शादी कर ली थी, और द कंसुमेशन ऑफ मैरिज टुक प्लेस आफ्टर द एक्सपायरी डेट ऑफ इद्दत, उसके बाद शादी को कंज्यूम किया, सॉरी कंजुमेट किया। सो हिज वाइफ डिजर्टेड द हस्बैंड, और हस्बैंड ने क्या किया, कॉन्जुगल राइट्स के रेस्टिट्यूशन के लिए सू कर दिया। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि शादी वैलिड नहीं थी, क्योंकि ये इद्दत के टाइम पे हुई थी शादी, एंड देयरफॉर डिक्री जो है वो हस्बैंड के फेवर में पास नहीं किया कोर्ट ने। ठीक है, so this is one defense which is available. Second, false charge of adultery. अगर husband जो है वो wife के against चार्ज लगाते हैं अडल्ट्री का, दैट शी वॉज चीटिंग ऑन हिम, और जो भी, अगर वो गलत चार्ज लगाते हैं अडल्ट्री का, ठीक है, सो दैट इज अनदर, इट्स अ वेरी गुड डिफेंस कि वाइफ जो है वो विड्रॉ कर जाए हस्बैंड की सोसाइटी से, एंड इन ऑन दिस ग्राउंड जो हस्बैंड है उनका सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट कैन बी रिफ्यूज्ड। ठीक है, तीसरी चीज, you made a class on Hindu law. Yes, I have, Shazia. Hindu law पे भी हमने restitution of conjugal rights हमने Hindu law के भी केस में डिस्कस किया है, and I have made a class. I think it was on 8th November last month, if I'm not wrong. So you can check that out if you want to. All right. Legal cruelty. Legal cruelty we have discussed at length कि लीगल क्रूल्टी इज अनदर वेरी वेरी वैलिड डिफेंस जिसके बेसिस पे कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है। उसके बाद नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डावर या मेहर। ठीक है, अगर मान के चलो कि एक स्पेसिफाइड डावर के अंदर शादी के टाइम पे इट वाज अग्रीड कि इतना डावर जो है वो हस्बैंड पे करेंगे अपनी वाइफ को, और प्रॉम्प्ट डावर यानी शादी के जस्ट पहले या जस्ट बाद, वो जस्ट उसी टाइम पे होता है, और अगर वो पे नहीं किया गया तो वाइफ के पास पूरा राइट है कि वो कोहैबिट करने से मना कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज वन अनदर डिफेंस दैट द वाइफ में हैव कि वो नहीं रह रही साथ में क्योंकि उनको उनका प्रॉम्प्ट डावर जो है वो पे नहीं किया गया था। ठीक है, सो कोर्ट हेल्ड इस केस में अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का केस है, ये 1886 का केस है। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि देयर वाज नो राइट इन द वाइफ, सॉरी, देयर वाज नो राइट in the wife to refuse to return to the husband after the marriage has been consummated on the ground that the dower is not paid. अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है कि ये वाला जो डिफेंस है ये वाइफ के पास तभी अवेलेबल होगा अगर उन्होंने शादी को कॉन्जुमेट नहीं किया हो। कॉन्जुमेट ना किया हो का क्या मतलब कि उन्होंने सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बनाए हो अपने हस्बैंड के साथ, तभी ये वाला जो डिफेंस है ये अवेलेबल होगा वाइफ के पास। ठीक है, अगर शादी कॉन्जुमेट हो गई है तो फिर ये डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा वाइफ के पास। ठीक है, अगर शुरू से सपोज की शादी हो गई, प्रॉम्प्ट डावर पे नहीं हुआ एंड शुरू से शी रिफ्यूज विदाउट कॉन्जुमेटिंग द मैरिज, शी रिफ्यूज टू कोहैबिट विद हर हस्बैंड, तो फिर उनका राइट है, ये एक बहुत ही वैलिड डिफेंस है जिसके ग्राउंड पे कोर्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का जो सूट है उसको रिफ्यूज कर सकता है। लेकिन अगर शादी कॉन्जुमेट हो गई है तो फिर ये राइट जो है ये वाइफ के पास नहीं होगा। इफ द हस्बैंड हैज फेल्ड टू पे प्रॉम्प्ट डावर ऑन डिमांड बाय द वाइफ, शी कैन डिफेंड द सूट। ठीक है, अगर वाइफ ने डिमांड किया प्रॉम्प्ट डावर का, हस्बैंड फेल टू पे द प्रॉम्प्ट डावर, तो फिर वो डिफेंड कर सकती हैं सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डावर एंड द कोर्ट विल रिफ्यूज हस्बैंड को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ग्रांट करने से। ठीक है, सो दिस इज अनदर डिफेंस विच इज अवेलेबल। उसके बाद इम्पोटेंसी ऑफ हस्बैंड, इफ द हस्बैंड कैन नॉट बेयर चिल्ड्रन। ठीक है, सो अगर हस्बैंड इंपोर्टेंट है तो कोर्ट फिर वाइफ को कंपेल नहीं कर सकता उनके साथ रहने के लिए। ठीक है, फिर एपोस्टेसी। एपोस्टेसी इज बेसिकली जहां पे हस्बैंड हैज बीन मेड एन आउटकास्ट बाय हिज कम्युनिटी, मे बी बिकॉज ऑफ कन्वर्जन, मे बी उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है किसी और रिलीजन में या जो भी, और उनको उनकी सोसाइटी, उनकी जो कम्युनिटी है वहां से आउटकास्ट कर दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज अनदर गुड एंड वैलिड डिफेंस अगेंस्ट द सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो ये डिफेंस भी वाइफ ले सकती हैं अगर
अगर उनके अगेंस्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस किया गया है तो ये डिफेंस भी वो ले सकती हैं और उसके बेसिस पे हस्बैंड को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स रिफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, हाय अनुराग, गुड आफ्टरनून। इम्पोटेंट का मतलब होता है व्हेन द हस्बैंड कैन नॉट बेयर चिल्ड्रन। ठीक है, ठीक है। सो दीज आर सम ग्राउंड्स। उसके अलावा where the husband has grossly neglected the performance of marital obligations, obviously husband की भी कुछ ड्यूटी होती है, husband के भी कुछ marital obligations होते हैं जो उनको perform करने हैं। और अगर husband ने बहुत बुरी तरीके से अपने इन obligations को neglect किया है तो ये again wife के पास ये defense है जो ये ले सकती हैं against a suit for restitution। ठीक है, और इफ द मैरिज हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग माइनॉरिटी ऑफ द वाइफ, अगर प्यूबर्टी अटेन करने से पहले उनकी शादी हो गई थी। ठीक है, प्यूबर्टी अटेन करने से पहले अगर वाइफ की शादी हो गई थी तो उनके पास राइट होता है कि शी कैन एक्सरसाइज हर ऑप्शन टू रेप्यूडिएट द मैरिज। तो प्यूबर्टी अटेन करने के बाद 18 साल तक वाइफ के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अगर चाहे तो इस शादी को रेप्यूडिएट कर सकती है। ठीक है, so the basis of the relief of restitution is specific performance of the contract, which is an equitable relief. So um, बेसिकली दिस इज अनदर डिफेंस जहां पे अगर वाइफ की शादी उनकी माइनॉरिटी में हो गई थी, प्यूबर्टी अटेन करने से पहले हो गई थी, तो 18 साल तक के होने तक उनके पास ये राइट होता है कि अगर वो चाहे आफ्टर शी हैज अटेन्ड प्यूबर्टी टिल द टाइम शी अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स, उनके पास ये राइट होता है, उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो अपनी शादी को रेप्यूडिएट कर सकती है। ठीक है, सो दीज आर सम डिफेंसेस विच आर अवेलेबल टू द वाइफ जिसके बेसिस पे हस्बैंड को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ग्रांट करने से रिफ्यूज कर सकता है कोर्ट। समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया सबको? गाइज एक बार प्लीज जस्ट गिव मी अ थम्स अप एंड लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर। All right. Okay. So I think with that, we have completed our session on restitution of conjugal rights in Muslim laws. और also there is an announcement, आज शाम में, रात में 8 बजे 8 PM पे there is a quiz. देर इज अ क्विज वो जो अनअकैडमी ऐप पे है, इट्स अ फ्री स्पेशल क्लास। उसमें हम वही मुस्लिम लॉज के बारे में हमने जो भी डिस्कस किया है उसके ऊपर हम एक क्विज करेंगे। ठीक है, सो आई हाईली अर्ज यू गाइज टू एनरोल इनटू दिस क्लास एंड आ जाना, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी रियली फन, आपका भी रिविजन हो जाएगा एंड क्विज मोड में है तो इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ठीक है, सो स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स हैं, जैसे दोज क्लासेस आर रियली इंटरैक्टिव, आप पोल बेस्ड लर्निंग कर सकते हो, फिर यू गेट एन ऑप्शन टू रेज अ हैंड एंड टॉक टू योर एजुकेटर्स। जो प्लस सब्सक्राइबर्स हैं वो बात कर सकते हैं अपने एजुकेटर्स से और अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। यू नेवर मिस अ क्लास, क्योंकि आपको नोटिफाई कर दिया जाता है। लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो and also you can watch those classes kahin bhi kabhi bhi from any of your devices. So with that I think I will take your leave. We discussed about the restitution of conjugal rights in Muslim laws aaj, और हमने देखा कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी के भी पास ये राइट होता है, अगर हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ कर जाते हैं बिना रीजनेबल एक्सक्यूज के। बिना रीजनेबल एक्सक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रीजनेबल एक्सक्यूज हुआ तो कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ग्रांट करने से। ठीक है, फिर हमने कुछ डिफेंसेस देखे जो कि अवेलेबल होते हैं जिनके बेसिस पे कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है, जैसे कि वैलिडिटी, शादी वैलिड नहीं थी, क्रूरटी, अडल्ट्री का फॉल्स चार्ज लगाया हस्बैंड ने वाइफ पे, प्रॉम्प्ट डावर पे नहीं किया, हस्बैंड जो है वो इम्पोटेंट है, अपोस्टेसी, उसके अलावा अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस को नेग्लेक्ट कर रहे थे, और शादी जो है वो प्यूबर्टी से पहले हुई थी, माइनॉरिटी के टाइम पे हुई थी। ठीक है, सो दीज आर सम डिफेंसेस जिसके बेसिस पे कोर्ट अगर चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, सो आई होप दैट this was clear to all of you and I hope that you
enjoyed this session, कुछ सीखने को मिला सबको. और thank you so much for taking out your time and joining this session. And if you did, तो please जाते जाते session को like कर देना, share कर देना, subscribe to Unacademy Law and hit the bell notification so that you can, you get to know whenever your favorite educator comes online. So that's it for today. I will see you hopefully at 8 p.m. quiz के time पे. और कल हम वापस से 12 बजे वी आर गोइंग टू कम लाइव ऑन यूट्यूब, और उसमें हम आगे मुस्लिम लॉ के बारे में कल डिवोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो होप टू सी यू देयर एंड टेक केयर गाइस. चलो, बाय बाय.